जानते हैं आज का डाइट प्लान। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं हूं रजनी शर्मा। आमतौर पे जब हम सर्जरी के लिए जाते हैं, अगर प्लान होता है, प्लान मतलब नी ट्रांसप्लांट करवाने हैं या नी रिप्लेसमेंट है जो करवानी है या कोई और सर्जरी है, और हमें मालूम है और हमारे पास 15 दिन या 20 दिन होते हैं, तो वी कैन प्रिपेयर आवर बॉडी। लेकिन कभी एक्सीडेंटल केसेस होते हैं, ट्रॉमा केसेस है जो होते हैं, तो वी कैन नॉट प्रिपेयर द बॉडी। तो अगर हमारे पास एक ऑप्शन है जैसे सी सेक्शन है, और आजकल मेनली फीमेल सी सेक्शन है जो दे रहे, तो इलेक्टिव है जो देते हैं, राइट, कि प्लीज आप मेरे को इतना पेन नहीं चाहिए और मुझे ये सिजेरियन है जो करवाना है। तो जब आप ऐसा चूज करते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि यू आर चूजिंग द डे, पर तब तक के लिए आपको अपनी बॉडी को प्रिपेयर है जो करना है। काफी सारे लोग एट द टाइम ऑफ जीए, जब पेशेंट को दिया जाता है, एनेस्थीसिया दिया जाता है, उस टाइम पे भी डेथ है जो हो जाती है कि अरे यार कुछ खाया नहीं था, कुछ पिया नहीं था। तो हम लोग कभी इस चीज पे जाते हैं कि हमने कभी पेशेंट को जीए है जो दिया है और इफेक्टिवनेस के बजाय उसकी डेथ है जो हो गई। पर आपको ये समझना पड़ेगा उस डेथ का रीजन क्या होता है। अगर आपने किसी भी सर्जरी से 12 घंटे पहले कुछ खाया हुआ होता है, तो वो खाना आपकी सांस की नाड़ी में भी जाने के चांसेस हैं जो हो जाते हैं, क्योंकि आप बेहोश होते हैं, और मैक्सिमम चांसेस तभी होते हैं जब आप एस्पिरेट कर जाते हैं, और अगेन दैट कॉजेज डेथ। तो अपने आप को ये समझना नहीं मुझे कुछ नहीं होता, या मुझे से 2-3 घंटे भूखा है जो रह सकता हूँ, मैं तो रह नहीं सकता, तो आप कुछ बहुत महान कार्य नहीं कर रहे हैं। आप सोचिए मैं नहीं रह सकता, तो इट इज अ सर्जरी और इट इज अंडर जीए, तो जी हाँ, आपको 12 घंटे की फास्टिंग है जो मिनिमम करनी चाहिए। आप पानी 6 से 7 घंटे पहले है जो रोक सकते हैं, पर ये कोई बहुत ग्रेट सिचुएशन नहीं है। आपके जितना ही, जैसे सपोज कीजिए पेशेंट की सर्जरी है जो हो चुकी है, पेशेंट को होश आना शुरू हुआ, पेशेंट्स को काफियों को वॉमिट आनी शुरू हो जाती है, और इवन आफ्टर सूचर्स वो वॉमिट भी बहुत ज्यादा पेनफुल है जो होती है। तो आपको ये चीज समझनी है कि एक चीज का आफ्टर इफेक्ट क्या होता है। ऐसा तो नहीं है कि आपने खाना खाया और इनसे खाना है जो एब्जॉर्ब हो जाएगा, उस एसिमिलेशन में भी टाइम है जो लगता है, तो गैप है जो मेंटेन किया कीजिए। प्रॉब्लम हमारी सबसे बड़ी यही आती है कि हम गैप मेंटेन नहीं करते हैं। अब हम इससे बात करते हैं कि रिकवरी कैसे हम फास्ट करवा सकते हैं और बॉडी को पहले तैयार कैसे किया जा सकता है। जब भी आपको मालूम है कि हाँ मेरे पास 15 दिन या 20 दिन या 1 महीना है, और 1 महीने बाद मैंने सर्जरी है जो करवानी है, तो उस टाइम पर अपने एचबी को जरूर ध्यान दीजिए। आप उस टाइम पे रोटी है वो बीटरूट रोटी है जो ले सकते हैं, या आप उसमें अलसी की बीज है जो डाल सकते हैं, इसमें अलसी रोटी है जो कहते हैं, वो सब चीजों का सेवन किया जा सकता है, ताकि आपका ना तो ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो और ब्लड रिप्लेसमेंट भी है जो फास्टर होने शुरू हो जाए। आमतौर में आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं 120 डेज का स्पैन है जो होता है, लेकिन जो लोग वीक होते हैं उनका स्पैन ड्यूरेशन चेंज हो जाता है, या जो लोग एनीमिक होते हैं उनका भी स्पैन ड्यूरेशन है जो चेंज हो जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप एनीमिक हैं और फिर भी आपके पास एक इलेक्टिव सर्जरी की ही ऑप्शन है, तो यू शुड प्रिपेयर योर बॉडी फर्स्ट, देन गेट फॉर सर्जरी। बहुत सारे लोग आफ्टर सर्जरी कॉम्प्लिकेशंस में चले जाते हैं कि मैं सर्जरी रिकवर नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी बॉडी रिकवर ही नहीं कर रही है, मुझे थकावट बहुत ज्यादा होने लगी है। क्यों? क्योंकि आपने उस बॉडी को प्रिपेयर ही नहीं किया, और उसके आफ्टर इफेक्ट्स तो आएंगे ही आएंगे। सेकंड, काफी सारी फीमेल्स हैं जो फाइब्रॉइड इशू से बहुत ज्यादा जूझ रही होती हैं, यूट्रस रिमूवल से बहुत ज्यादा जूझ रही होती हैं, एंड दे हैव वन वर्ड कि मैम मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा, मैं फूल रही हूँ। आप एक चीज समझिए कि आपकी बॉडी से एक टोटल ऑर्गन है रिमूव किया गया है, ओके, तो उसके ऊपर प्रोफाइल अगर स्टार्ट होनी शुरू होती है, तो प्रोफाइल के ऊपर टाइम लगेगा। आप ये समझो कि नहीं बस ठीक है मुझे ब्लोटेड भी नहीं फील करना है। आप एक चीज को क्लैरिटी वाइज अगर मैं आपको समझाऊं तो ऐसे जाएगा कि अगर यूट्रस हैज बीन रिमूव्ड, तो ओवरीज का फंक्शन भी है डिसफंक्शन होना शुरू हो जाता है, और उसके लिए हमारी बॉडी में कैल्शियम भी रिटेन होना कम होने लग जाता है। तो आपके पास एकदम से बॉडी मेनोपॉज पे चली गई, तो कितने सारे हार्मोन्स है जो इम्बैलेंस चले गए, इसलिए मेडिकेन है जो होता है। हम सिर्फ एक ही चीज का ब्लेम नहीं करते हैं, मुझे इतने ग्लूकोज लगा दिए हैं, तो लोग ग्लूकोज लगवाने से डरने लग जाते हैं कि नहीं मुझे तो ये लगवाना ही नहीं, इसमें मोटी हो जाऊंगी। इट्स नॉट अबाउट ग्लूकोज से मोटे होते हैं, इट्स अबाउट द हार्मोनल चेंजेस जिससे आप मोटे होने शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने बॉडी को पहले प्रिपेयर नहीं किया। नाउ वी टॉक ऑफ आफ्टर सर्जरी। आफ्टर सर्जरी इफेक्ट्स में बहुत सारे लोग सेम मैंने जो नॉनवेज ईटर्स हैं वो अपने आप से ऐड करने शुरू हो जाते हैं। एक दिन आप दलिए पे डालते हैं, सेकंड टाइम आप स्विच कर जाते हैं खरोगा सूप पे, चिकन सूप पे। जो पेशेंट की फास्टिंग भी 10 से 12 घंटे है
उसके बाद उन्हें कुछ अगर खाने को खाना है, तो क्या आपको सच में लगता है कि वो अब्सॉर्ब कर पाएंगे सब कुछ? और उसमें क्या हो सकता है, डायरिया, डायसेंट्री, ऐसी चीजें हैं जो निकल जाती हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि आप क्या फॉर्मेशन खाने को दे रहे हो और किस टाइप पे दे रहे हो। अगर आप कुछ भी रैंडम देते जा रहे हैं, जैसे कि काफी लोग प्रोटीन इंटेक बहुत इंप्रूव कर देते हैं, इनिशियली 4 to 5 days there is always a word that is soft diet। सॉफ्ट डाइट का कुछ मतलब है, क्योंकि पेशेंट का अब्जॉर्प्शन लेवल कम है, पेशेंट का सेडेशन लेवल ज्यादा है, कॉन्शियस रेशो कम है, और वो कंप्लीट सेडेंटरी लाइफस्टाइल पे है। जैसे कि सर्जरी के बाद एकदम से आप मूव नहीं करते हैं, आप सिर्फ वॉशरूम तक जाते हैं, फिर आप वहीं रहते हैं, तो आपका मूवमेंट कम है, खाना अब्जॉर्ब नहीं होता, ना प्रॉपर आप खाना खा पाते हैं। उस टाइम पे जब घी का एक्स्ट्रा तड़का लगा के रिकवरी फास्ट हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। आप रिकवरी फास्ट नहीं कराते हैं और ज्यादा उन टांकों में पस पड़ने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो यू शुड नो व्हाट टू ईट, व्हेन टू ईट एंड हाउ टू ईट। हम इन तीनों कॉम्बिनेशंस को अपने सो कॉल्ड कंफ्यूजन के साथ इतना ऐड कर देते हैं कि हमें मालूम ही नहीं होता कि एग्जैक्टली हम फायदा भी कर रहे हैं या नुकसान कर रहे हैं उस पेशेंट का। जब भी आप ऐसा रहता है कुछ वार्म है जो पेशेंट को देना चाहिए, तो उसमें आप चिकन सूप अगर देना चाहते हैं तो उसको इनिशियली अवॉइड कीजिए और नॉर्मल वेजिटेबल सूप है जो दीजिए। तो उस वेजिटेबल में हम चुकंदर है जो ऐड कर सकते हैं या कैरेट्स है जो ऐड किए जा सकते हैं, ताकि एचबी का रेशो भी है जो कंपेंसेट किया जाए। क्योंकि स्पीडी रिकवरी है जो चाहिए, पर 8 से 10 दिनों के बाद प्रोटीन का लोड है जो हायर शुरू कीजिए, ताकि एटलीस्ट बॉडी प्रिपेयर हो जाए उसको अब्सॉर्ब करने के लिए। आप लोड करते जाएंगे तो बॉडी अब्सॉर्ब नहीं करती। थर्ड, आप फ्रूट्स बहुत ज्यादा देने शुरू हो जाते हैं पेशेंट को। पेशेंट इनिशियली माइल्ड पे जाता है, फिर मेजर मील्स पे जाता है। माइल्ड मील्स मतलब अगर आप चने का सूप दे रहे हैं, ये भी बहुत कॉमन हो जाता है कि काले चने का सूप पिलाते रहते हैं पेशेंट्स, एंड देन दे लाइक पता नहीं क्या हो गया, हमारे पेशेंट को कोई दिक्कत आ रही है। अगर आप काले चने का सूप पिलाते हैं, आप एक बारी में 100 ग्राम, 200 ग्राम या 300 ग्राम चने हैं जो भिगोते हैं, उसका पानी आप निकालते हैं और पेशेंट को दे देते हैं। क्या आपको सीरियसली लगता है कि 300 ग्राम का एक पेशेंट ml में कितने कन्वर्ट करके आप उसको जो पानी दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ सूप वो अब्सॉर्ब कर पाएगा? नॉर्मल बंदा भी इतना सूप नहीं अब्सॉर्ब कर सकता। तो इतना प्रोटीन का ओवरलोड आप लोग दे देते हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा होता कि हम अच्छा नहीं कर रहे हैं पेशेंट का। प्रोटीन ओवरलोड इज नेवर ग्रेट फॉर द बॉडी, प्रोटीन लोड इज ऑलवेज गुड फॉर द बॉडी। तो यू शुड नो दैट वे। अगर आप इसका रेशो चेंज करना चाहते हैं तो आप काले चने के पानी को उसको डाइल्यूट कीजिए उस सूप को, फिर वो पेशेंट को दीजिए। दैट इज द राइट वे। मैं यहाँ पे कुछ रॉकेट साइंस नहीं बताती हूँ, मैं यहाँ पे आपको वो चीजें बताती हूँ जो हमारी दिनचर्या में हम फेस कर रहे होते हैं और हमें लगता है दैट इज नॉर्मल, पर जो हम नहीं समझ पाते वो ये थिंग्स आर नॉट दैट नॉर्मल। आप मशरूम सूप्स हैं जो दे सकते हैं, पर मशरूम्स को तो हम पसंद ही नहीं करते हैं। आप मटर वाला सूप है जो दे सकते हैं, कॉर्न सूप है जो दे सकते हैं। इनिशियली इस पे लोड कीजिए ताकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स पेशेंट का हायर होना शुरू हो, और उसके बाद प्रोटीन पे स्विच किया कीजिए। तो अच्छा खाना खाइए और अच्छा खाना खाने को दीजिए। ये नहीं होता है क्योंकि मैंने ऐसे गूगल्स पे कर लिया तो प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन। यू शुड नो टू हाउ टू प्रिपेयर द बॉडी। सेलुलर लोड की जिसमें हम बात करते हैं कि हम ग्रोथ हार्मोन्स है जो ले रहे हैं, BCCL ले रहे हैं, या प्रोटीन्स है जो हम सिंथेटिक फॉर्म में ले रहे हैं, तो पेशेंट्स इनिशियली लेना शुरू कर देते हैं इंजेक्शन फॉर्म में या सूप्स के फॉर्म में, तो वो अगेन दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो ट्राई टू रिकवर वन फेज एट वन टाइम। आप ये सोचना कि हाँ मैं तो ऐसे ठीक कर जाऊंगा, तो मैं तो अपने आप ठीक हो जाऊंगा। योर बॉडी इज नेवर द सेम आफ्टर द सर्जरी। आफ्टर द सर्जरी बॉडी चेंजेस एंड इट चेंजेस फॉर अ ग्रेट थिंग्स। आपको ये सोचना है कि ठीक है ये मेरे लिए हुआ तो मेरी अच्छाई के लिए हुआ। काफी सारे लोग साइकोलॉजिकल इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा ले जाते हैं। हाय मैं तो ठीक ही नहीं हो सकती, मेरे को बहुत दिक्कत आ गई है, मेरी तो रूटीन में मैं जा ही नहीं सकती। आप इतना नेगेटिव रिफोर्समेंट अपने आप को देते हैं कि आपको मालूम ही नहीं चल रहा होता कि कब आप अपने को इतना नीचे खींच जाते हैं। तो अपने आप को पॉजिटिव रिफोर्समेंट दिया कीजिए, अपनी एनर्जी को खुद बढ़ाया कीजिए और अपने आप खुश रखा कीजिए। ये जरूरी नहीं है कि हमें सिर्फ एक ही कुछ जो बैड चीजें होती हैं उन्हीं के बारे में सोच के दिन है जो बिताना है। शायद चीजें और दिन को एक अच्छे नोट पे है जो खत्म किया जा सकता है, और अच्छी मेमोरीज भी है जो क्रिएट की जा सकती हैं। खुश रहिए, अपने आप का ध्यान रखिए और अपने साथ वालों का भी ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।